आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो आपके 10वीं कक्षा में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्र है ना, उसका हम लोग आज सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे पोषण की क्या परिभाषा है। पोषण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं। और इसको अगर हम लोग डिफाइन करें ना तो क्या है, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका जैविक कार्यों में उपयोग करते हैं। यानी कि जो पोषण की प्रक्रियाएं होती हैं ना, वह किसी भी जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, पोषक तत्वों को, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सबों को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, है ना। और उनका क्या करते हैं, अपने जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, मेटाबॉलिज्म्स में उपयोग करते हैं। तो ये जो पोषण ग्रहण करने की जो विधि है ना, पोषक तत्वों को लेने की जो प्रक्रियाएं हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका जैविक कार्यों में उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो है वो दो विधियों के द्वारा संपन्न होती हैं। पहला जो है वो आपका है कि स्वपोषण है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। और दूसरा क्या है, परपोषण यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो ध्यान में रखिएगा, पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण जो हरे पौधों के द्वारा किया जाता है, और परपोषण जो है आपके जंतुओं के द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्वसन की क्या परिभाषा है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं, रिस्पायरेशंस कहते हैं। यानी कि श्वसन जो होता है ना, वैसी क्रियाएं का सम्मिलित रूप है, या सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां उसका क्या होता है, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में एटीपी का उत्पादन करते हैं। यानी कि हम लोग को ऊर्जा देते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कोशिका से निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो आप आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया जो है आपस में जो सम्मिलित रूप है ना, इसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशंस कहते हैं। तो हम लोग इसको नोट्स करेंगे कि श्वसन वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है या रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां उसका क्या होता है, उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में एटीपी का उत्पादन करते हैं, और जिससे हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पुनः शरीर से क्या किया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन यानी रिस्पायरेशंस कहते हैं। सीधे सीधे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, श्वास लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और श्वास किस रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन रूप में लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, श्वसन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवायवीय श्वसन, और क्या होता है, एक वायवीय श्वसन। यानी कि श्वसन का एक ऐसा प्रकार जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। आगे जो है हम लोगों का है परिवहन। क्या है, परिवहन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में सर्कुलेशंस कहते हैं। यानी कि परिवहन क्या होता है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जो भी ज़रूरत के पदार्थ हैं, उनका क्या होता है, मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने और अनुपयोगी पदार्थों या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सर्कुलेशन नाम दिया। उसके बाद अगला सवाल है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीजन्स हैं। तो जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के
फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हम लोगों ने देखा था कि उपापचय जो प्रक्रियाएं होती हैं ना, जो आपके मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, उसमें जो है दो प्रक्रिया का सम्मिलित रूप होता है ना। एक होता है एनाबॉलिज्म, जिसको हम लोग कहते निर्माणात्मक अभिक्रिया, और एक क्या था आपके विनाशात्मक, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस बोले थे। तो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी कि जो विनाशात्मक अभिक्रियाएं हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? विषाक्त चीज़ें बनती हैं, हानिकारक चीज़ें बनती है ना। तो उन्हें क्या किया जाता है, यानी कि उन सारे हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों के निकालने की जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सरीजन कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है जनन, जिसको आप प्रजनन भी कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, जनन जो होता है सजीवों का क्या होता है? एक मौलिक गुण होता है। अब मौलिक गुण क्या है भाई? कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो जितने भी सारे जीवधारी होते हैं ना, इन गुणों का पालन करते हैं। जिसमें होता क्या है कि एक परिपक्व जीव जो होते हैं ना, अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं या शिशुओं को जन्म देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? उसमें उसके जितने भी सारे मेंबर्स हैं ना, उनकी जो है जनसंख्या बढ़ेगी, और उसका जो अस्तित्व होगा ना उस जीवों का, इस पृथ्वी पर बना रहेगा। तो जो भी आज हम लोग इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, वह किसका परिणाम स्वरूप है? जनन का परिणाम स्वरूप है। क्योंकि कोई भी जीवधारी ऐसा नहीं है क्योंकि वो अमर है, यानी कि लंबे समय तक वह पृथ्वी पर रह रहा है, ऐसा तो नहीं है। जितने सारे जीव हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी जो है निश्चित आयु होने के बाद उसकी तो मृत्यु हो गई ही होगी। लेकिन होता क्या है कि वे जीव जो है ना, एक निश्चित समय आने तक उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने से पहले जो है वह एक ऐसे शिशुओं को छोड़ जाता है, एक ऐसे जीवों को छोड़ देता है जो उनकी जनसंख्या, जो इनकी जो है जाति की सततता को बनाए रख सके, है ना। तो ये प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जनन कहलाती हैं। और याद रखिएगा, जितने भी सारे मेंबर्स हैं सजीव खास करके, वो कहीं ना कहीं जो है एक निश्चित समय आने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि सभी क्या होते हैं? मरणशील होते हैं। एक निश्चित आयु के बाद वो मर जाते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव अमीबा जो होते हैं ना, वह कभी नहीं मरते। ठीक है। अगला है कि जीव जो है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जनन कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप दो में से कोई एक परिभाषा याद रखिएगा, है ना। जनन सजीवों का क्या होता है? एक मौलिक गुण होता है, जिसमें एक परिपक्व जीव अपने जैसे तथा अपने से संतान जो है, अपने से भिन्न संतानों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। या जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? जनन कहलाते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं ना। जो हम लोगों ने पोषण की परिभाषा देखे, और हम लोग जो है ऑफलाइन बेसिस में देखे थे, है ना। जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे ना, तो पोषण जो होता है ना, वह कितने प्रकार का होता है? तो यह होता है 2 प्रकार का होता है ना। पहला जो होता है वह क्या है? स्वपोषी पोषण होता है, और दूसरा क्या है? विषमपोषी पोषण है। स्वपोषी पोषण को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और विषमपोषी पोषण को क्या कहते हैं? हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण जो होता है ना, 2 शब्द से मिलकर के बना है। पहला है ऑटो, दूसरा क्या है? ट्रॉफिक है। तो जहाँ पर जो ऑटो का क्या मतलब है आपका? ऑटो मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉफिक मतलब होता है पोषण करना। वैसे जीवधारी जो अपने से भोजन बनाते हैं, यानी जैसे आपके हरे पौधे हो गए, आपके शैवाल हो गए, फूल वाले पौधे हो गए, ये सब अपने से भोजन बनाते हैं, है ना। कुछ आपके जो है सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि जो आपके नील हरित शैवाल है, वो भी आपके अपने से भोजन बना रहे हैं, है ना। तो वो सारे के सारे क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए, यानी कि जिसको कहते हैं आप स्वपोषी जीव कहते हैं। अगला है विषमपोषी, है ना। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषमपोषी पोषण करने वाले जीव। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है
अलग जीवों पर आश्रित जीव है ना। तो जीवों का वह तरीका जिसमें वे क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं। तो वे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है या निर्भर रहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं या परपोषण ऐसा मेथड्स हो गया है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना। तो अगला जो सवाल है वो है पौधों में भोजन कैसे बनते हैं, यानी कि पौधे जो होते हैं ना अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे कि पौधे जो होते हैं ना वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। यानी क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूरज से क्या करते हैं, रोशनी ग्रहण करते हैं, पानी लेते हैं मिट्टी से और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधे को क्या करती हैं, हरी पत्ती में जो मौजूद क्लोरोप्लास्ट होता है ना, यानी कि क्लोरोफिल में ये मौजूद होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, आपके जो ऑक्सीजन और आपके ग्लूकोज और उत्पाद जो होते हैं ना ये ऑक्सीजन के रूप में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन खुद बनाते हैं यानी स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट की मदद मिलती है और क्लोरोप्लास्ट में जो मौजूद क्लोरोफिल होते हैं वह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और इस प्रक्रिया में क्या मिलती हैं हम लोगों को, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन मिलती हैं, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और ये आपके क्या हैं, उत्पाद हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो है रासायनिक अभिक्रिया लिखें और ये आप सबों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये जो है ना आप रासायनिक अभिक्रिया याद कर लीजिएगा। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग डिटेल से समझते हैं। होता क्या है कि हरे पौधे जो है ना आपके वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। फिर ये क्या करते हैं, आपके जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। फिर ये क्या करते हैं, जलवाष्प के रूप में जो है ना, जो आपके पत्ती होते हैं, रंध्र होते हैं, वह वाष्प के रूप में जो है जल को हटाते हैं यानी कि बाहर करते हैं और यही प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। तो याद रखिएगा और आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O, उसके बाद सन एनर्जी यानी कि जो आपका सौर ऊर्जा है, उसके बाद क्लोरोफिल है, उसके बाद क्या है C6H12O6 है, क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट या शुगर है, आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और H2O है यानी जलवाष्प हो गया यानी वेपर के रूप में ये है ना। और उसके बाद O2 है यानी ऑक्सीजन के रूप में ये बाहर आ जाते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये आप सबों के लिए जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण आता है और या क्या पता ये आपकी परीक्षा में पूछ दिए जाए, है ना। आगे बढ़िए कि श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया बताएं। अब देखिए श्वसन की प्रक्रिया जो होती हैं वह जंतुओं के द्वारा होती है ना, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और हम लोगों को क्या मिलती हैं, ऊर्जा मिलती हैं। साथ साथ क्या होता है, हम लोग जलवाष्प के रूप में जो है प्रकृति में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम लोग वाटर को भी रिलीज करते हैं। तो कोशिकाओं में यानी कि जो आपके जीवित कोशिका है इसका जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ले लिए, फिर जो है प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं यानी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान लेते हैं और वह जो है कार्बन
के साथ साथ जल में और ऊर्जा के रूप में हम लोग को एटीपी प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, ये जो आपके क्या है C6H12O6 हैं, ये क्या है हम लोग के भोजन हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2 होता है, जो हम लोग क्या करते हैं प्रकृति से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं यानी प्राणवायु लेते हैं। फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करते हैं, ये जलवाष्प के साथ साथ हम लोग को ऊर्जा देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दांत कितने प्रकार के होते हैं ना। तो दांत जो होते हैं हम लोग के मुख गुहा में होते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है इंसाइजर, जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं। दूसरा होता है कैनाइन, जिसको हम लोग रत्नक कहते हैं, है ना। उसके बाद है प्रीमोलर, जिसको आप प्रीमोलर ही अंग्रेजी में बोलिए, ठीक है। और मोलर क्या होता है आपके मोलर। तो यहाँ पर जो इंसाइजर होते हैं ना, भोजन को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले दांत होते हैं, ठीक है। रत्नक जो होता है, जिसको आप कैनाइन कहते हैं, भोजन को फाड़ने के लिए काम आता है। और प्रीमोलर जो आपके हैं भोजन को कुचलने के काम आती हैं। मोलर जो है आपको भोजन को निगलने के लिए या छोटे टुकड़ों में पीसने के काम आती हैं। तो ये क्या हो गया आपके दांत जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। और दांत से जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिएगा कि वयस्क में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। बच्चों में कितने दांत होते हैं, ये जो 20 दांत होते हैं ना, ये आपके चाइल्ड टीथ होते हैं, जो 2 बार आते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। और जो 12 दांत होते हैं वह क्या होता है, एक ही बार आता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार दंती कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में 20 दांत जो 2 बार आया ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफनोडोंट कहते हैं। और 12 दांत जो है वो क्या होता है, एक ही बार आता है, उसको हम लोग मोनोफायोडोंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हम लोगों के वयस्क में 32 दांत होते हैं, जिसका जन्म जो है ना 12 दांत का जो है एक ही बार होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, एक बार दंती होते हैं। और 20 दांत जिसको आप दुधिया दांत भी कहते हैं, तो इसका जन्म 2 बार होता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में 10 प्रश्न से जो हम लोग जो है आगे बढ़े।